हेलो फ्रेंड, तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो बॉयलर इमरजेंसी हैंडलिंग से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यदि हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर जाए, लो हो जाए, तो उस समय हमें कैसे एक्शन लेना है, कैसे अपने बॉयलर का इमरजेंसी हैंडलिंग करना है और बॉयलर को नॉर्मलाइज करना है। इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर लो हुआ तो उसके पीछे क्या रीजन होते हैं और इसके हमारा बॉयलर पे या टरबाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इमरजेंसी सिचुएशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर मेन स्टीम का टेम्परेचर लो हो जाए तो हमें क्या एक्शन लेना है, साथ में क्या रीजन है और क्या इफेक्ट्स है। इससे पहले भी हम लोग ने देखा था कि मेन स्टीम का टेम्परेचर अगर हाई हो जाए तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या इफेक्ट्स है और क्या एक्शन लेना है। तो वो भी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन में भी लिंक है, आप उसे देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि ये जो हमारा मेन स्टीम लो हुआ इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट रीजन है उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला जो रीजन है कि स्टॉप, ट्रिप, हैंग या जाम फ्यूल फीडिंग। हमारा फ्यूल फीडिंग सिस्टम में जो भी आरएवी लगे होते हैं, डीसीएफ लगा होता है, तो वो किसी कारण से अगर स्टॉप कर जाए या ट्रिप हो जाए यानी कि बंद हो जाए, ओके, हमारा जो हैंग हो जाए, जो हमारा कोयला जो आ रहा है, अगर मान लीजिए कोल फायर्ड बॉयलर है तो अगर वो कोयला अगर हैंग कर जाए, ठीक है, वो आ नहीं पाए आपका डीसीएफ में, तो फर्नेस में नहीं जा पाएगा, या किसी कारण से आपका जो रोटरी एयरलॉक जो वाल्व है आरएवी आपका अगर वो जाम हो जाए, तो जाम हो जाएगा तो आपका कोल जो है फर्नेस में नहीं जा पाएगा। तो अगर ये कोई भी अगर एक चीज होता है तो डेट मीन्स क्या होगा कि आपका कोयला जो है वो फर्नेस में नहीं जाएगा, और कोयला फर्नेस में नहीं जाएगा यानी कि कंबशन नहीं होगा, और कंबशन नहीं होगा तो हीट जनरेट नहीं होगा, और हीट जनरेट नहीं होगा तो आपका जो स्टीम टेम्परेचर है वो लो जाएगा। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि सडन बॉयलर प्रेशर ड्रॉप। अगर आप बॉयलर का प्रेशर सडनली ड्रॉप करोगे तो भी आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करेगा। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माल फंक्शन ऑफ स्प्रे वाटर वाल्व, जिसको आप एयर टेम्परेचर या डी सुपर हीटिंग भी बोलते हैं। तो आपका जो स्प्रे वाटर वाल्व जो होता है, अगर किसी कारण से माल फंक्शन हो जाए, खराब हो जाए, आप ऑटो में उसको रखे हैं, वो माल फंक्शन करके वो 100% खुल जाए, तो क्या होगा, वाटर जो है वो पूरा आपका मेन स्टीम में जाएगा और उसको उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा। तो इस कारण से भी आपका मेन स्टीम टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है स्प्रे वाटर वाल्व पासिंग। सपोज कीजिए कि आप बॉयलर जो है मिनिमम लोड पे चला रहे हैं, उस समय एयर टेम्परेचर या डी सुपर हीटिंग या स्प्रे वाटर का जरूरत अक्सर नहीं पड़ती है। तो उस कंडीशन में यदि आपने स्प्रे वाटर वाल्व को क्लोज करके रखा है और अगर उसमें पासिंग है तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके आपका वाटर जो है वो जाता रहेगा, जो कि मेन स्टीम के टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये भी एक रीजन हो गया टेम्परेचर लो होने का। नेक्स्ट जो है कि लेस एयर फ्लो। अगर आप कंबशन के लिए लेस एयर फ्लो है आपका, तो वो भी आपका टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा। नेक्स्ट है हाई फीड वाटर टेम्परेचर। आपका जो बॉयलर में जो फीड वाटर जाता है इकोनोमाइजर इनलेट में, जो आप टेम्परेचर देखते हैं, अगर उसका जो टेम्परेचर जो है वो आपका हाई हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर जो है वो लो होगा। कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। अगर फीड वाटर का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉयलर फीडिंग जो है वो कम करना पड़ता है, यानी कि आपको कोल फीडिंग जो है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो स्टीम रेट ऑफ स्टीम जो है वो राइज करेगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए आप जो कोल फीडिंग है वो कम करेंगे। अगर आप कोल फीडिंग कम करेंगे तो फर्नेस में जो कंबशन हो रहा वो कम होगा, जिससे फ्लू गैस का जो वॉल्यूम होगा वो भी कम होगा। तो जो फ्लू गैस का जो वॉल्यूम जो कम हो रहा वो क्या होगा, वही कम जो है वो अब सुपर हीटर में जाएगा। तो पहले जो ज्यादा जा रहा था तो सुपर हीटर जोन में ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रहा था, अब वो जो फ्लू गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो क्या करेगा, वो भी हीट ट्रांसफर को कम करेगा, जिससे फाइनली जो मेन स्टीम का टेम्परेचर जो मिलेगा वो हमें कम मिलेगा। तो ये भी एक रीजन हो गया। दूसरा जो है वो सूट डिपॉजिट ऑन सुपर हीटर ट्यूब। अब जो भी सुपर हीटर ट्यूब्स होते हैं उसमें यदि सूट डिपॉजिट हो जाए, सूट का क्या मतलब होता है कि जो फ्लू गैस होते हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल होता है तो उसी को सूट कहा जाता है। तो यदि वो हमारा मान लीजिए ये ट्यूब है और ट्यूब के ऊपर अगर डस्ट जमा हो जाए और इसके आउटसाइड में हमारा हाई टेम्परेचर का ये है आपका फ्लू गैस है, तो वो जो सूट या जो डस्ट है वो बेड कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, जिसकी वजह से मेन स्टीम का जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हो पाएगा, वहां पे सही से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इस वजह से भी आपका मेन स्टीम का जो टेम्परेचर है वो लो हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो गए। अब हम लोग इसके इफेक्ट को समझते हैं। तो देखिए, जो भी रीजन है इससे आपका कई सारे इफेक्ट्स आएंगे, जो कि यहाँ पर हम लोग मेनली जो है मेन जो आपका इफेक्ट्स है उसी को डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कोल फीडर ट्रिप करता है तो आपका मेन स्टीम का तो टेम्परेचर लो होगा, साथ में और भी
कई सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। तो उतना हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, जो भी मेन है उसको हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली मेन स्टीम का टेम्परेचर अगर लो होता है तो हमारा बॉयलर पे हो या टरबाइन पे हो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली चीज जो है कि इससे अगर हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर अगर लो होता है तो हमारा क्या है, बॉयलर एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज करेगी। हम लोग बॉयलर एफिशिएंसी जो है वो जानते हैं कि आउटपुट बाय इनपुट होता है। ओके, यानी कि आउटपुट बाय इनपुट का मतलब हो गया कि अगर हमारा आउटपुट ज़्यादा रहे तो हमारा बॉयलर एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, और इनपुट अगर कम रहे तो भी हमारा बॉयलर एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन किसी वजह से अगर इनपुट ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है बॉयलर एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, और आउटपुट अगर कम हो जाए इसका मतलब है कि हमारा बॉयलर एफिशिएंसी भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट देखा था कि स्प्रे वाटर वाल्व पासिंग या माल फंक्शन ऑफ स्प्रे वाटर वाल्व। तो अगर जो हमारा अगर ये माल फंक्शन कर जाए या पासिंग हो तो हमारा वाटर क्या होगा, वो मेन स्टीम के टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। तो आप मेन स्टीम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो और वहां पर फिर पानी जाकर उसको ठंडा कर रहा है, और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फिर आप अलग से कोयला दे रहे हो। डेट मीन्स आप इनपुट बढ़ा रहे हो और आपका आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। उसका मतलब यह है कि आपका बॉयलर एफिशिएंसी को ये इफेक्ट कर रहा है, बॉयलर एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अगर घर में पानी को गर्म करना चाहते हैं तो फाइनली आप जो पानी को गर्म करेंगे तो आप नॉर्मली गैस में बैठाएंगे और नॉर्मली आपका जो पानी है वो 5 मिनट में गर्म होकर तैयार हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आप कोई पानी गर्म कर रहा है, उसमें बीच बीच में फिर ठंडा पानी मिला रहा, तो क्या होगा, फाइनली जो आपको गर्म पानी मिलना चाहिए था 5 मिनट में, वो आपको 10 मिनट में मिलेगा या 15 मिनट में मिलेगा। तो आप एक पानी गर्म कर रहे हो, फिर उसमें ठंडा पानी मिला रहे हो, डेट मीन्स ये सिस्टम को आप मतलब कि और लॉन्ग ले जा रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो फ्यूल है, जो गैस है या कोयला है, जो भी चीज है जिससे आप गर्म कर रहे हो, वो आपका ज्यादा लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो रहा है और आपको आउटपुट भी कम मिल रहा है। तो इसके वजह से आपका जो है फ्यूल सिस्टम ज्यादा लग रहा है, डेट मीन्स इफिशिएंसी कम हो रही। ठीक यही चीज यहाँ पर भी होता है कि हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर में अगर एयर टेम्परेचर हम कर रहे हैं, स्प्रे वाटर कर रहे हैं या पासिंग की वजह से जा रहा है, डेट मीन्स हम अपनी इफिशिएंसी को कम कर रहे हैं। उसी को फिर मेंटेन करने के लिए हम कोयला भी बढ़ा रहे हैं और हमारा आउटपुट भी निकल के कम आ रहा है। हम अपनी मेन स्टीम की इंथैल्पी को कम कर रहे हैं। ओके, डेट मीन्स उसके टोटल हीट को कम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ऑल राउंड ये है कि आपका जो बॉयलर एफिशिएंसी जो है, अगर मेन स्टीम का टेम्परेचर लो जाएगा तो बॉयलर एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। अच्छा, ठीक है। इसके साथ और क्या इफेक्ट आएगा कि अगर मेन स्टीम का टेम्परेचर जो कम होगा, डेट मीन्स इंथैल्पी कम होगी, उसकी टोटल हीट कम होगी, और अगर टोटल हीट कम होगा, डेट मीन्स आपका जो 1 मेगावाट के लिए जितना स्टीम का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा। डेट मीन्स एसएससी बढ़ जाएगी, और एसएससी बढ़ जाना डेट मीन्स आपका पावर कॉस्टिंग बढ़ जाना। ओके, अच्छा, तो ये भी एक तरह का नुकसान है जो कि पावर जनरेशन से रिलेटेड है। और इसका जो मेन इफेक्ट जो पड़ेगा आपका, अगर मेन स्टीम का टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो कंडेंसेट विल गो इन टरबाइन। आपका जो टरबाइन है उसमें कंडेंसेट जाने के चांसेस रहेंगे, जो कि टरबाइन के लाइफ और टरबाइन के ब्लेड के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। ओके, वो उसके लिए अच्छा चीज़ नहीं है। एंड इट विल बी ट्रिप्ड एट लो टेम्परेचर ग्रेडियंट। और अगर मान लीजिए रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो उस समय आपके टरबाइन पे टेम्परेचर लो टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्ट करेगा, जिससे टरबाइन ट्रिप भी हो सकता है। और अगर टरबाइन ट्रिप होता है तो डेट मीन्स आपका बॉयलर भी ट्रिप होने का चांसेस रहेगा। एट द लास्ट आपका पावर जनरेशन तो फेल होगा ही, साथ में आपका स्टीम जनरेशन भी फेल होगा, जो कि एक ह्यूज लॉसेस है। अच्छा, तो ऐसा प्रॉब्लम ना है, ये हम लोग को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए इसका अगर कभी भी ऐसा केस हमको देखने को मिलता है तो इसमें हम लोग कुछ इमरजेंसी हैंडलिंग करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं। तो अब वो क्या क्या एक्शन है उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अभी मजा आएगा ना। तो सपोज कीजिए कि अगर किसी भी कारण से हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर जो है वो लो होता है तो आपका अलार्म इनिशिएट होगा। ठीक है, या मान लीजिए अलार्म अगर नहीं जनरेट हुआ तो आपका जो भी डेस्क इंजीनियर होते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर है जो है वो सडनली लो हो रहा है, तो वो कुछ अपना एक्शन लेंगे। और जो भी वो एक्शन लेंगे वो रीजन को देखते हुए देखेंगे। ओके, रीजन जो भी है उसके रिस्पेक्ट में वो एक्शन लेंगे। सपोज कीजिए कि अगर आपका कोल अगर हैंग कर गया, आपका कुछ ट्रिप हो गया, कोल फीडर ट्रिप हो गया, तो वो उसको चेक करेंगे कि फ्यूल फीडिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आया है। ट्रिप हुआ है तो उसको फिर से चालू करना है, स्टॉप हो गया, या आपका कोल जो है वो अगर जाम हो गया है, किसी कारण से रुक गया है, तो उनको लाने की कोशिश करेंगे और अपना बॉयलर को नॉर्मलाइज करेंगे। नेक्स्ट जो है सडन बॉयलर प्रेशर ड्रॉप। किसी भी कारण से हमको जो भी अगर प्रेशर ड्रॉप करना होता है तो सडनली नहीं करके स्मूथली करना है। नेक्स्ट जो है कि चेक
या क्लोज वाटर स्प्रे वाल्व टेकिंग मैनुअल इफ रिक्वायर्ड क्लोज मेन एमओवी। अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो ये माल फंक्शन कर जा रहा था स्प्रे वाटर वाल्व, तो अगर वो माल फंक्शन कर गया है और वो ऑटो में है तो उसको मैनुअल लेके उसको बंद करना है। और अगर फिर भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा तो मेन एमओवी जो होता है मेन मोटराइज वाल्व उससे पहले, तो वो भी आपको क्लोज करना है और मेन स्ट्रीम के टेम्परेचर को वॉच करना है, उसको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है राइज एयर फ्लो इफ इट नेसेसरी। अगर आपका एयर फ्लो कम चल रहा है तो अगर ऑक्सीजन को देखते हुए आपको वो भी राइज करना है। नेक्स्ट है रिड्यूस टरबाइन लोड इफ प्रेशर ड्रॉपिंग। अगर आपको लग रहा है कि रेट ऑफ प्रेशर डिक्रीजिंग ज़्यादा है तो उस केस में आप टरबाइन लोड को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्टार्ट सूट ब्लोइंग एंड ऑब्जर्व मेन स्टीम टेम्परेचर। आपने अगर ऑब्जर्व किया कि नहीं हमारा सुपर हीटर में हो सकता है कि सूट ब्लोइंग की ज़रूरत है, उसमें सूट डिपोजिशन ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में आपको सूट ब्लोइंग स्टार्ट करना है और सूट ब्लोइंग के दौरान आपका जो मेन स्टीम टेम्परेचर है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको मेंटेन करना है। क्योंकि आप यदि जैसे ही आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करोगे तो आपका मेन स्टीम टेम्परेचर सडनली राइज करेगा, तो उस केस में आपको एकदम मॉनिटर करना है और उसको मेंटेन करना है। उसके लिए जो मेंटेन करने के लिए जो भी आपका फीडिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करना है और जो स्प्रे सिस्टम लगा रहता है वाटर स्प्रे उसको भी कंट्रोल करना है। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में, जो कि मेन स्टीम टेम्परेचर अगर लो होता है तो हम लोग को क्या क्या एक्शन लेना है और इसके पीछे क्या रीजन है और क्या इफेक्ट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।